हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी मस्त चली होगी। तो जैसा कि यार चैप्टर 1 विलियन स्टार्ट था क्लास 12 केमिस्ट्री का, ठीक है। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 विलियन हम लोग पढ़ रहे थे, जिस पे आज पढ़ने क्या वाले हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, हिमांक में अवनमन के बारे में, ठीक है। एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे क्या होता है हिमांक और क्या होता है हिमांक में अवनमन, और इसका जो सूत्र आता है उसको भी एकदम मस्त तरीके से समझेंगे, ठीक है। टॉपिक एकदम मस्त होने वाला है, एकदम आसानी से पढ़ेंगे। तो जो लोग यार नए हैं उनको बता देना चाहते हैं कि हम लोग मस्त तरीके से क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है विलियन की, उस पर जाके आप मस्त पढ़ाई अपनी कर सकते हो क्लास 12 की, ठीक है। तो एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं और एकदम बेस्ट तरीके से। तो चलो बात करते हैं हम लोग क्या हिमांक में अवनमन। तो यार देखो, सब लोग क्या करो, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि जितनी बातें हम आपको समझाएंगे यहाँ पे सबको तुरंत लिखते चलना, क्योंकि वीडियो देखने के बाद लिखोगे तो भूल जाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठो, जो जो बातें बताते चले उनको लिखते चलना और अच्छे से समझते चलना, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले हिमांक में अवनमन पढ़ना है, तो हम किसकी बात करते हैं सबसे पहले कि ये हिमांक क्या होता है। हिमांक क्या होता है, तब तो अवनमन उसका समझोगे, पहले हिमांक तो पता हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा ये हिमांक क्या होता है। हिमांक, ठीक है। हिमांक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, ये हिमांक क्या होता है, ठीक है। तो देखो, अगर सिंपल सी भाषा में कहें तो हिमांक एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो किसी द्रव को ठोस में परिवर्तित कर देता है। क्या कह रहे हैं, हिमांक एक ऐसा तापमान है जिस पे कोई द्रव आपका किस में ठोस में परिवर्तित हो जा सकता है, ठीक है। मतलब जैसे कि द्रव का एग्जांपल जैसे पानी, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसमें पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाए। पानी द्रव है, बर्फ क्या है, ठोस। तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाए, वो टेम्परेचर जो होगा वही हिमांक है, ठीक है। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई द्रव आपका ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो वो आपका हिमांक कहलाता है, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे वह ताप, क्या लिखते हैं, वह ताप जिस पर, परिभाषा आप लोग भी नोट करते चलो, वह ताप जिस पर कोई द्रव या कोई लिक्विड, कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठोस अवस्था, ठीक है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, हिमांक कहते हैं। परिवर्तित हो जाता है उसे हिमांक कहते हैं। हिमांक कहते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि वह टेम्परेचर जिस पे आपका कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे हिमांक कहते हैं। या दूसरी परिभाषा एक और है, ठीक है। या दूसरी परिभाषा है कि हिमांक वह ताप है, हिमांक एक ऐसा टेम्परेचर है, हिमांक वह तापमान है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब, द्रव अवस्था का वाष्प दाब, द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। वह टेम्परेचर क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। के बराबर हो जाता है, ठीक है। वह टेम्परेचर आपका क्या कहलाता है भैया, हिमांक कहलाता है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। दो परिभाषा बताई, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाए, जैसे एग्जांपल पानी आपका बर्फ में परिवर्तित हो जाए, तो वह जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे पानी आपका बर्फ में परिवर्तित हुआ, वो टेम्परेचर आपका हिमांक होगा, या वह तापमान आपका हिमांक होगा। या हिमांक ऐसे टेम्परेचर है, हिमांक एक ऐसा तापमान है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। मतलब द्रव आपका ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे टेम्परेचर को हिमांक कहा जाता है। एकदम सिंपल सी बात है। ये हिमांक वह तापमान है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, हिमांक होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात आता है हिमांक में अवनमन।
हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन कैसे होता है? तो देखो अवनमन का जो मतलब होता है वो होता है कमी, मतलब हिमांक में कमी कैसे आती है, हिमांक में कैसे कमी होती है, तो उसे समझना है हिमांक में अवनमन को। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन समझने के लिए हमने आपको इससे पहले जो वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, इन सबको पढ़ाया था। जिसने उनको देखा उसको तो एकदम आसानी समझ में आएगा, जिसने नहीं देखा उसको भी समझ में आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझते हैं हम लोग हिमांक में अवनमन। तो यहीं पे चित्र देखो एक छोटा सा बना लेते हैं। मान लो आपके पास इस टाइप से कोई बर्तन है, ठीक है, इस टाइप से कोई बर्तन है, इस पर कोई भी लिक्विड हमने भर रखा है, ये हमने आपको समझा रखा है कई बार। ठीक है, जिसने पढ़ा उसको पता है, जिसने नहीं पढ़ा वो भी पढ़ लो। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई आपका द्रव है, कोई आपके पास क्या है द्रव, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जल या पानी। ठीक है, पानी मान लो लिख देते हैं, द्रव आपके पास है जैसे पानी। ठीक है, अब मान लो ये जो बर्तन है इसे हम बंद कर दें, इस बर्तन को क्या करते हैं हम बंद कर दें, चाहे आप ऐसे बंद कर लो, ठीक है, इस टाइप से चाहे बंद कर लो, चाहे जिस टाइप से बंद कर लो। ठीक है, आपको इसे बंद करना है, ढक्कन से बंद करना, चाहे जैसे बंद कर दो। ठीक है, ऐसे ना चाहो तो ऐसे ही बंद कर दो सिंपल वे पे। ठीक है, ऐसे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप लोग बंद कर सकते हो। ये मान लो हमने ऊपर से एक ढक्कन लगा दिया कि बाहर कुछ भी जा ना सके। ठीक है, तो ये पानी है, पानी है, पानी एक बर्तन पे जिस पे रखा था, इस बर्तन को हमने ऊपर से ढक्कन से बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं बंद करने पे। ठीक है, बंद कर दिया। अब आपको पता है पानी क्या होता है, जैसे पानी या द्रव कोई रखा है तो कुछ समय पश्चात वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, पता है कि नहीं? वाष्प समझते हो ना, वाष्प का मतलब गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लो किसी बर्तन में पानी लो, उसे गैस पे चढ़ा दो तो वो क्या होता है, धुआं बन के उड़ने नहीं लगता, तो वही चीज़ है वाष्प अवस्था। ठीक है, तो द्रव जब वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगती है तो सिंपल यहाँ पे क्या होता है, ये जो द्रव होता है आपका ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, द्रव होता है जो वो वाष्प बनने लगता है, क्योंकि पानी है, कुछ देर रखोगे, मान लो रख दिया आपने, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे आपका वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये पानी आपका वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। और जब ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है तो यहाँ पे आपका क्या लगाया जाता है, वाष्प दाब। यहाँ पे आपका क्या लगता है, वाष्प दाब लगता है। ठीक है, यहाँ पे वाष्प पे क्या लगता है, दाब लगता है, और वो साम्य की स्थिति पे। ठीक है, साम्य की स्थिति पर जो आपका ये वाष्प के अणुओं द्वारा इस सतह पर, बर्तन की सतह पर जो लगाया गया दाब होता है उसे हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, वाष्प दाब के बारे में भी हमने डिटेल में बात कर रखी है, जिसने उसको नहीं समझा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उस पर वीडियो पे जाके आप वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन वाला वीडियो देख सकते हो, आपको वाष्प दाब पूरा समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी समझ लो, मान लो कोई जल है आपके पास या पानी या कोई भी द्रव है, ठीक है, इस बर्तन पे जब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वाष्पित हो रहा है, तो यहाँ पे जो वाष्प के अणु होते हैं यहाँ पे जाके इस टाइप से एकत्रित होने लगते हैं, और कुछ अणु क्या करते हैं, इसकी सतह, ये जो इस बर्तन की सतह है या इसकी दीवार जो है, ये बर्तन की जो दीवार है, इससे क्या करते हैं, टकराने लगते हैं। और जब ये बर्तन की दीवार से टकराते हैं तो क्या होता है, इसके कुछ अणु पुनः आपके वाष्प से द्रव में परिवर्तित होने लगते हैं। ध्यान से समझना, यहीं पे समझने की बात है। सिंपल पानी है, पानी क्या है, द्रव है कि नहीं द्रव, तो द्रव क्या करता है, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। द्रव क्या करता है, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, द्रव क्या करता है, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। और जब ये वाष्प के अणु होते हैं, ये इसकी दीवार से टकराते हैं, दीवार समझ रहे हो ना, इस बर्तन की दीवार से टकराते हैं, और कुछ अणु फिर से आपका वाष्प से द्रव में आने लगते हैं। और जब वाष्प से द्रव में कुछ अणु आ रहे हैं और कुछ अणु द्रव से वाष्प में जा रहे हैं। ठीक है, कुछ अणु द्रव से वाष्प बन रहे हैं और जो टकरा जा रहे हैं वो वाष्प में फिर मतलब वाष्प से फिर से द्रव में आ रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि जो आपके द्रव से वाष्प में जितने अणु जा रहे हैं और जितने अणु वाष्प से द्रव में आ रहे हैं, उसका जो टाइम होता है, मतलब उसके जो अवस्था होती है, साम्य की अवस्था में आ जाती है। साम्य की अवस्था का मतलब है दोनों का वेग समान हो जाता है, मतलब द्रव से वाष्प में जितने अणु परिवर्तित हो रहे हैं और वाष्प से द्रव में जितने अणु परिवर्तित हो रहे हैं उनका वेग समान हो जाता है, तो वो अवस्था साम्य की अवस्था होती है। और साम्य की अवस्था में जो यहाँ पे वाष्प के अणुओं द्वारा जो प्रेशर लगता है, जो दाब लगता है, उसे वाष्प दाब कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल सीधा साधा समझना चाहो तो जैसे आपने अपने घर पे देखा होगा, मान लो किसी बर्तन पे आपने पानी को चढ़ाया, उसके ऊपर थाली से उसे बंद कर दो, गैस जल रही, जैसे ही आपका जब बर्तन बंद है, ऊपर से थाली रख दी आपने, तो जब वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है तो आपका वाष्प बन के उसका धुआं बाहर निकलना चाहिए, लेकिन थाली रखने की वजह से वो तो उड़ नहीं पा रहा है, तो धीरे धीरे क्या लगता है, प्रेशर लगने लगता है
है, थाली हिलने लगती है, तो वो दाब लगा रहा होता है, वाष्प दाब लगा रहा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है सिंपल। यहाँ पे जब वाष्प के अणु यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे इसकी सतह या इसकी दीवार पे क्या लगाते, दाब लगाते और साम्य की स्थिति पे लगाते, तो वो दाब वाष्प दाब होता है। ठीक है, और वाष्प दाब होता है। और आपका फिर देखो, पहले हमने क्या बताया, फिर से एक बार समझो, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, मान लो पानी था, ठीक है, एक बर्तन पे रखा है, उस बर्तन को आपने किया बंद करने के बाद आपको हमने कहा कि ये जो पानी है वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा, जो वाष्प के अणु होंगे वो इसकी दीवार से टकराएंगे और यहाँ पे कुछ आपका साम्य की स्थिति पे क्या लगेगा, वाष्प दाब लगेगा। जब वाष्प दाब का मतलब है, मतलब वाष्प जो होगी प्रेशर लगाएगी, इस पर वाष्प दाब लगाएगी, वही वाष्प दाब है। और अब क्या करें, मान लो हम इस पर क्या कर दें, इस पर हम कोई अवाष्पशील विलेय मिला दें, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मान लो मिला दे, इस पे हम क्या कर दें, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ। अवाष्पशील का मतलब समझते हो, अवाष्पशील का मतलब है जो वाष्पित नहीं हो सकता, ऐसा पदार्थ जो वाष्प में परिवर्तित नहीं हो सकता, ऐसे पदार्थ को हम इस पे मिला दे। तो आप क्या कहोगे भैया कि अभी तक पानी था, ये वाष्पित हो सकता था, आराम से वाष्पित हो रहा था, वाष्प में परिवर्तित हो रहा था और वाष्प दाब लगा रहा था। जैसे ही कोई अवाष्पशील विलेय मिलाओगे, अवाष्पशील का मतलब वो वाष्पित नहीं हो पाएगा। जब वाष्पित नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, जब वाष्पित नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, तो इसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझो, अभी आपका पानी वाष्पित हो रहा है, वाष्प का मतलब है गैस में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल, जब वाष्पित हो रहा है यहाँ पे इसकी दीवार पे वाष्प दाब भी लगा रहा है, वाष्प दाब लगा रहा है। अब जब आप इस पे अवाष्पशील विलेय मिला दोगे, अवाष्पशील का मतलब जो वाष्पित ना हो सके, जो वाष्पित ना हो सके, आप जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दोगे तो इसके वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी। देखो यहाँ पे लिखते हैं, अभी आपको पूरी थ्योरी से पूरा समझाएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो, अभी थोड़ा मतलब आपको जो बेसिक पॉइंट है वो समझा दे, फिर थ्योरी बताएंगे। ठीक है, तो इसके वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, वाष्प दाब में कमी। वाष्प दाब में कमी समझ रहे हो ना, मतलब कि जब पानी था वो आराम से वाष्पित हो सकता था और आराम से वाष्प दाब लगा सकता था। वाष्प दाब का मतलब प्रेशर लगा सकता था, वाष्प के अणुओं द्वारा जो प्रेशर लगता है वो वाष्प दाब। ठीक है, अब जब अवाष्पशील विलेय मिलाया तो उसके वाष्प दाब में कमी आई, और जब वाष्प दाब में कमी होती है तो उसके हिमांक में भी कमी होती है, उसके हिमांक में भी कमी होती है। ठीक है, हिमांक में भी कमी होती है और वही कमी हिमांक में अवनमन होता है। ठीक है, ध्यान से समझो, जब वाष्प दाब में यहाँ पे कमी होगी, जब आपका अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से उसके वाष्प दाब में कमी होगी तो उसके हिमांक में भी कमी आएगी, हिमांक भी उसका कम हो जाएगा। अगर क्वथनांक की बात करें, जो इससे पहले क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था, क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन हिमांक जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, वाष्प दाब घटने के साथ साथ हिमांक भी घटता है। ठीक है, वाष्प दाब अगर कम हो जाएगा तो हिमांक भी कम हो जाएगा। तो देखो, अभी कुछ बातें शायद आपको कम समझ में आ रही हो, अभी पूरी थ्योरी से समझाएंगे तब पूरा समझ में आएगा। पहले ये बात बताओ, इतना समझ में आ गया था कि नहीं, हिमांक क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए हिमांक कहते हैं। फिर इतनी जो बातें बताई जिनको कम समझ में, अभी पूरा समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पे हम थ्योरी लिख देते हैं, फिर आपको पूरा एक एक करके फिर से समझाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी देखो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले। ठीक है, तो आप भैया क्या करते, पूरी बात को एकदम फिर से एकदम मस्त से मतलब समझते हैं। ठीक है, ये मतलब पूरा शुरुआत से एक बार समझ लेते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए, जिनको अभी क्लियर ना हुआ हो। सबसे पहले हमने पढ़ा था हिमांक के बारे में। हिमांक क्या होता है, हिमांक एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पहली परिभाषा यह थी कि वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए हिमांक। फिर हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, वह भी हिमांक कहलाता है। दो परिभाषा बताई थी, जो याद करना चाहो कर लेना। फिर हमने बताया, मान लो आपके पास कोई द्रव है बर्तन पे, मान लो पानी है। ठीक है, तो हमने उसे किसी बंद बर्तन पे रखा, तो पानी क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होगा। सबको पता होगा यार, कोई पानी है अगर रख दो कुछ देर के लिए तो धीरे धीरे उड़ने लगता है वाष्प बन के। ठीक है, तो पानी वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। और यहाँ पे इसकी जो दीवार है, इस बर्तन को बंद कर रखा है, बर्तन की जो दीवार है ना, इस पर ये वाष्प दाब लगाने लगता है। साम्य की स्थिति पे क्या लगाने लगता है, वाष्प के अणु जो होते हैं प्रेशर लगाने लगते हैं, दाब लगाने लगते हैं। और जब हम उस पर अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। ठीक है, मतलब जब केवल पानी था, अवाष्पशील विलेय नहीं था, केवल पानी था, केवल कोई द्रव था, ठीक है, तो वो आराम से वाष्प दाब लगा पा रहा था, आराम से वाष्पित हो पा रहा था। जैसे ही अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय का मतलब है जो वाष्पित नहीं हो सकता, जैसे ही आपने अवाष्पशील विलेय मिलाया उसके वाष्प दाब में हुई कमी, उसके वाष्प दाब में क्या हुई,
कमी, और वाष्प दाब में कमी के कारण हिमांक में भी कमी होती है, हिमांक में भी कमी होती है। अब जो बातें यहाँ पे बताई वही बातें यहाँ पे लिखी, पढ़ लो फिर समझाते हैं आपको। हमने लिखा किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। मतलब कोई विलायक है, अगर आप उस पर क्या मिला दो, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है सबको पता है। जब मान लो कोई आपका विलायक, या जैसे पानी था विलायक ही, तो पानी एक कोई मान लो विलायक है, ठीक है, तो ये आराम से वाष्पित हो रहा था, आराम से वाष्प दाब लगा पा रहा था, ठीक है। जैसे ही अवाष्पशील विलेय मिलाया उसके वाष्प दाब में कमी हो गई, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, और वाष्प दाब कम होने के कारण जिसके परिणाम स्वरूप हिमांक भी कम हो जाता है। हिमांक समझ ही गए क्या होता है हिमांक, यहाँ पे परिभाषा पहले ही बता दी, जिसमें द्रव ठोस में परिवर्तित हो हिमांक, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमांक कम हो जाता है। अर्थात वाष्पदाब अवनमन, वाष्पदाब अवनमन समझ रहे हो ना, वाष्पदाब में कमी, मतलब जो वाष्पदाब में कमी आ रही यही वाष्पदाब अवनमन है। अर्थात वाष्पदाब अवनमन के कारण विलयन का हिमांक, जो विलयन का हिमांक होता है शुद्ध विलायक के हिमांक से नीचे हो जाता है या कम हो जाता है, शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है, लिख लो, शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या बताया कि जो विलयन का हिमांक होता है शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है, ठीक है। देखो अभी जब पानी था तो वो क्या था, विलायक था, ठीक है। विलेय और विलायक तो जानते हो, जो ज़्यादा होता विलायक, जो कम होता विलेय। पानी था तो वो विलायक था, उसका वाष्प दाब ज़्यादा था। सब लोग समझ रहे हो वाष्प दाब क्यों ज़्यादा था, आराम से वाष्पित हो सकता था पानी, उसका वाष्प दाब ज़्यादा। जब वाष्प दाब ज़्यादा तो हिमांक भी ज़्यादा होगा, उसका वाष्प दाब ज़्यादा था तो हिमांक भी ज़्यादा था, किसका, पानी का या द्रव का या विलायक का, ठीक है। उसका वाष्प दाब ज़्यादा था तो हिमांक भी ज़्यादा था। जैसे ही अवाष्पशील विलेय मिलाया उसके वाष्प दाब में कमी हुई, तुरंत हिमांक में भी कमी हुई। अर्थात जब अवाष्पशील विलेय किसी विलायक पे मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं, जब विलायक में विलेय मिलाओगे तो क्या बनेगा, विलयन ही तो बनेगा, सबको पता है यार, विलायक में विलेय मिलाने से विलयन बनता है। तो विलेय के हिमांक में आ जाएगी कमी, विलयन के हिमांक में आ जाएगी कमी। मतलब कि पहले जो विलायक था द्रव या पानी, उसका वाष्प दाब ज़्यादा था जिसके कारण उसका हिमांक भी ज़्यादा था, अर्थात विलायक का हिमांक ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही अवाष्पशील विलेय मिलाया उसके विलयन के वाष्प दाब में कमी हुई, क्योंकि अवाष्पशील विलेय मिलाने से विलायक और विलेय मिला के बन गए विलयन, तो विलयन के वाष्प दाब में कमी हुई जिससे उसके हिमांक में भी कमी हुई। तो वही चीज़ लिखा गया कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमांक भी कम हो जाता है, ठीक है। हिमांक भी कम हो जाता है क्योंकि वाष्प दाब कम होगा तो हिमांक कम होगा, वाष्प दाब ज़्यादा होगा तो हिमांक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वाष्प दाब भी कम हो जाता है। अर्थात वाष्प दाब और नमन के कारण या वाष्प दाब में कमी के कारण विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। मतलब जो विलयन का हिमांक होता है वो कम हो जाता है और जो विलायक का हिमांक होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं हम आपसे, जो विलयन का हिमांक होता है वो कम हो जाता है और जो विलायक का हिमांक होता है वो ज़्यादा हो जाता है। आपने देखा था यार, पानी था, विलायक था, उसका वाष्प दाब ज़्यादा था तो हिमांक भी ज़्यादा होगा। जैसे ही अवाष्पशील विलेय मिलाया उसके वाष्प दाब में कमी हुई, अर्थात हिमांक में भी क्या हुई, कमी हुई। तो वाष्प दाब में विलयन की कमी हुई तो हिमांक में भी कमी हुई। इसलिए लिखा है कि विलयन का हिमांक जो होता है विलायक के हिमांक से कम होता है, ठीक है। विलयन का हिमांक जो होता है विलायक के हिमांक से कम होता है। अब विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर डेल्टा टीएफ हिमांक का अवनमन कहलाता है, ठीक है। विलायक और विलयन को अगर आप घटा दो तो उससे जो मिलेगा वही हिमांक का अवनमन है। लिखा गया विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर, विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर जो डेल्टा टीएफ आता है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। लिखा गया यदि शुद्ध विलायक का हिमांक टीएफ नॉट तथा विलयन का हिमांक टीएफ है, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक टीएफ नॉट और विलयन का हिमांक टीएफ है तो बताओ किसका ज़्यादा होगा हिमांक। टीएफ नॉट है विलायक का, टीएफ है विलयन का, तो बताओ विलायक का हिमांक ज़्यादा होगा कि विलयन का, बताओ। विलायक का ही तो ज़्यादा होगा यार, क्योंकि जब विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा था, पानी का वाष्प दाब ज़्यादा था तो उसका हिमांक भी ज़्यादा था, अर्थात टीएफ नॉट का मान ज़्यादा था। जब आपने उस पर अवाष्पशील विलेय मिलाया तो उसके वाष्प दाब में कमी आई, अर्थात हिमांक भी कम हो गया, मतलब टीएफ का मान कम हो गया, ठीक है। विलयन का हिमांक कम और विलायक का हिमांक ज़्यादा, विलयन का हिमांक टीएफ कम और विलायक का हिमांक टीएफ नॉट ज़्यादा। तो वही कहा गया यदि शुद्ध विलायक का हिमांक टीएफ नॉट तथा विलयन का हिमांक टीएफ है तो डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नॉट माइनस टीएफ। यहाँ पे सबको समझ में आना चाहिए कि टीएफ नॉट से टीएफ को क्यों घटाया गया है, क्योंकि टीएफ नॉट की वैल्यू ज़्यादा और टीएफ की कम।
आपको पता है घटाया हमेशा उससे जाता है जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी से ही तो छोटी घटाओगे कि छोटी से बड़ी घटाओगे, बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाई जाती है। तो टी एफ नॉट का मान ज़्यादा है टी एफ से, इसलिए टी एफ नॉट से टी एफ को घटाया गया है। डेल्टा टी एफ क्या है यहाँ पे, हिमांक में अवनमन, टी एफ नॉट क्या है, विलायक का हिमांक, टी एफ क्या है, विलयन का हिमांक। तो यहाँ से हो गया डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो आशा करते हैं भैया आपने इतनी मेहनत की, आपको समझ में भी आया होगा कि क्या होता है हिमांक में अवनमन। ठीक है, डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अब बात आती है कि हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ और मोललता में संबंध, वही मेन सूत्र है। ठीक है, वो सूत्र आपको बता दें, फिर आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेन सूत्र वही है कि आपका हिमांक में अवनमन और मोललता में संबंध। पहले इतनी बातें बताओ सबको समझ में आ गई कि नहीं। देखो सबसे पहले क्या करना था, हेडिंग लगा लेना हिमांक में अवनमन, फिर उसके बाद चाहे आप जैसे हमने यहाँ पे साइड में आपको समझाने के लिए लिखा था, आप सबसे पहले हेडिंग लगाना हिमांक, उसकी ये दोनों परिभाषाएं लिख देना, तो आपको याद रहेगा कि चाहे ये वाली आप याद कर सकते हो या ये वाली। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, हिमांक में अवनमन करने के लिए इस चित्र को चाहे तो छोटा सा साइड पे बना लेना और इसके आगे यहाँ पर से लिखना शुरू करना। सबसे पहले क्या करोगे, पहले हिमांक हेडिंग डाल के इतना लिख लेना, फिर उसके बाद कॉपी पे यहाँ से लिखना शुरू करना यहाँ तक। अब उसके बाद जो हम बता रहे हैं उसके बाद वो लिखना कि आपका मोललता तथा आपका हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ में संबंध। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट करो सब लोग। ठीक है, तो आप भैया बात करते हैं हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ और मोललता स्मॉल एम में संबंध। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता होना, क्योंकि इसी से न्यूमेरिकल लगते हैं। ठीक है, तो देखो चाहे तो आप हेडिंग लगा लेना कि हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ तथा मोललता में संबंध, या इस टाइप से पॉइंट बना के लिख सकते हो। ठीक है, देखो हमने लिखा कि विलयन का हिमांक अवनमन डेल्टा टी एफ। ठीक है, विलयन का जो हिमांक अवनमन डेल्टा टी एफ होता है वो विलयन की मोललता स्मॉल एम के समानुपाती होता है। जो विलयन का हिमांक अवनमन डेल्टा टी एफ होता है वो विलयन की मोललता स्मॉल एम के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब डेल्टा टी एफ, ये समानुपाती का चिन्ह होता है, डेल्टा टी एफ समानुपाती एम। ठीक है, ये समानुपाती या इसे प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो डेल्टा टी एफ समानुपाती एम या डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल एम। ठीक है, ये समानुपाती का चिन्ह होता है। डेल्टा टी एफ है हिमांक में अवनमन, एम है मोललता। आप जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा और एक नियतांक आ जाता है। तो डेल्टा टी एफ और एम है केवल, अभी एक नियतांक आता है के एफ, ये एक नियतांक है या एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से हो जाता है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। पहले लिखा डेल्टा टी एफ समानुपाती एम, फिर दूसरी लाइन पे लिखा गया जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा और एक नियतांक आएगा के एफ। तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। ठीक है, समानुपाती का हट के बराबर का लगा और के एफ अलग से आ गया। ठीक है, जहाँ के एफ को हम लोग मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, जहाँ के एफ को क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, या हिमांक अवनमन स्थिरांक भी कह सकते हो, चाहे तो आप हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक बोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एम क्या है, मोललता है, वो भी लिख दिया हमने। और मोललता का फॉर्मूला भी सबको पता होना चाहिए, हमने पढ़ाया है मोलरता मोललता मोलन सब कुछ। ठीक है आपको, तो मोललता एम बराबर फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। और विलेय के मोलों की संख्या को आप इस टाइप से तोड़ के लिख सकते हो, विलेय का भार बटे में विलेय का अणु भार और बटे में विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। यही फॉर्मूला होता है मोललता का। मोललता एम बराबर विलेय का भार बटे में विलेय का अणु भार बटे में विलायक का भार ग्राम में और ऊपर 1000 का गुणा। अब यहाँ पे मोललता को अगर स्मॉल एम से दिखाया गया है तो यहाँ पे अणुभार को हम कैपिटल एम से दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो स्मॉल एम से ही आपने देखा होगा ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे दो जगह स्मॉल एम हो जाएगा तो इसलिए हम अणुभार को कैपिटल एम से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये मोललता स्मॉल एम बराबर विलेय का भार, विलेय के भार को हम स्मॉल डब्लू मान रहे हैं, विलेय का अणुभार है बटे में, तो विलेय के अणुभार को हमने कैपिटल एम मान लिया। कैपिटल एम क्या है, विलेय का अणुभार, और बटे में विलायक का भार था, विलायक के भार को हमने कैपिटल डब्लू मान लिया, ऊपर 1000 का गुणा। ठीक है, ये सब हमने पढ़ाया हुआ है आपको मोललता वाला टॉपिक, ये फॉर्मूला हमने जनरेट करा चुके हैं हम। ठीक है, स्मॉल एम बराबर विलेय का भार स्मॉल डब्लू बटे में विलेय का अणुभार कैपिटल एम और ये विलायक का भार कैपिटल डब्लू और ऊपर 1000 का गुणा। तो ये फॉर्मूला आया। अब ये आपका समीकरण एक यहाँ पे बना लेना इसको। अब यहाँ पे जो एम है इसकी जगह आप ये रख सकते हो। ठीक है, तो हमने रखा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, ये आया आपका, इंटू एम की जगह रख दिया स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्लू इंटू 1000। देखो डेल्टा टी एफ बराबर के
एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम इंटू 1000 बटे में कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे रखा हमने क्या, इसकी वैल्यू केवल यहाँ पे उठा के आपको रख देना, ये आपका आएगा, यही है डेल्टा टी एफ और मोललता इतना, ये इस पे संबंध। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना और ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, जब आगे न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको काम भी देंगे। सिंपल देखो, ये मोललता एम है, इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के रखा, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम इंटू 1000 बटा कैपिटल डब्ल्यू आ गया। जहाँ स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है आपका, ये वाला स्मॉल डब्ल्यू, ये आपका विलेय का भार है। कैपिटल एम क्या है, विलेय का अणु भार, ये जो कैपिटल एम है ये विलेय का अणु भार है, और ये जो कैपिटल डब्ल्यू है ये विलायक का भार है। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार। यहाँ पे लिखा, जहाँ स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, और ये कैपिटल एम ये वाला विलेय का अणु भार है, और ये वाला स्मॉल एम था मोललता। ठीक है, सारे चिन्हों को भी याद रखना। अब यहाँ पे एक परिभाषा देखो पूछी जाती एग्जाम में, 1 नंबर पे पूछी जा सकती है कि मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा। ये जो मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ है ना, इसकी परिभाषा पूछ लेता है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। देखो, मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा क्या होती है, 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में किसी आवासशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ये होता है मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा कि 1000 ग्राम विलायक में किसी आवासशील पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ परिभाषा होती है। तो सिंपल इतना आपको पूरा समझ में आ गया होगा। पहले आप हेडिंग लगा लेना चाहे तो कि हिमांक में अवनमन तथा मोललता में संबंध, फिर लिखना कि विलयन का हिमांक अवनमन डेल्टा टी एफ विलयन की मोललता एम के समानुपाती होता है। डेल्टा टी एफ समानुपाती एम, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, जहाँ के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक और एम आपकी मोललता है। फिर नीचे से लिख देना मोललता एम बराबर ये सूत्र होता है, और एम बराबर आता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम इंटू 1000 अपॉन में कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दोगे, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में कैपिटल एम इंटू डब्ल्यू, जहाँ डब्ल्यू विलेय का भार, कैपिटल एम विलेय का अणु भार, और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है। फिर मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा बता दी, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा क्या होती है, 1000 ग्राम विलायक में किसी आवासशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर जो आपका जो आपका हिमांक में अवनमन होता है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। साथ में याद करो कि 1000 ग्राम विलायक में किसी आवासशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर जो हिमांक में अवनमन होता है वही आपका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। पढ़ लो परिभाषा कि 1000 ग्राम विलायक में किसी आवासशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। तो अब आपका टॉपिक कंप्लीट होता है हिमांक में अवनमन। सबसे पहले हिमांक के बारे में बताया, हिमांक में अवनमन की थ्योरी बताई, उसका जो सूत्र आया था डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ, उसको बताया। फिर आपको ये बताया कि हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ और मोललता में क्या संबंध होता है, ये संबंध निकल के आता है, ये संबंध निकल के आता है। इसे चाहो तो इक्वेशन 2 भी मान सकते हो, और आगे इसकी परिभाषा भी याद कर लेना क्योंकि ये भी पूछी जाती है। ठीक है, और इसकी परिभाषा याद कर लेना। और एक चीज़ जान लो, अगर एग्जाम में पूछा जाए ना तो ये वाला सूत्र भी यहाँ पे दिखा देना। ठीक है, ये वाला सूत्र भी यहाँ पे लिख लिया करो। जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा बताओ, परिभाषा लिखने के बाद ये सूत्र जरूर लिख देना। ठीक है, ये जो सूत्र आता है ना यहाँ पे, ये वाला सूत्र लिख देना। ठीक है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं यार वीडियो अच्छा लगा होगा सबको, और सबको मज़ा भी आई होगी। ठीक है, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी यार आप लोग वीडियो शेयर किया करो, बताओ उनको भी कि भैया मस्त तैयारी करा रहे हैं तो उनसे पढ़ाई करो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, उनसे जाके आप मस्त तैयारी कर सकते हो अपनी क्लास 12 की। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसके अगले वीडियो पे, तो इसका ले लो सब लोग स्क्रीनशॉट।